अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो ये है, क्या डाइटिंग इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? क्या वाक़ई डाइटिंग करने से हमारा वज़न कम हो जाता है या सिर्फ़ ये एक दिल की तसल्ली है कि हमने खाना-पीना कम कर दिया है तो यकीनन हमारा वज़न भी कम हो जाएगा। लेकिन डाइटिंग करने से वेट कम ज़रूर हो जाता है। होता ये है कि डाइटिंग से कुछ दिनों के लिए वज़न कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन थोड़े अरसे बाद इससे वज़न दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। दरअसल डाइटिंग करने से हमारा निज़ाम हज़्म और जज़्ब सुस्त पड़ जाता है, लेकिन इससे चर्बी कम नहीं होती। माहिरीन कहते हैं कि सख्त डाइटिंग से कुछ अरसे के लिए वज़न कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन मुस्तकिल डाइटिंग इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है और सख्त डाइटिंग से इंसान ज़हनी दबाव और थकावट का शिकार हो जाता है। डाइटिंग जितनी मुद्दत की जाए, इसमें सूद दर सूद कमज़ोरी में इज़ाफ़ा होता जाता है। अब जब आपका वज़न कम हो चुका हो और आप परहेज़ी ग़िज़ा डाइटिंग तर्क करती हो और मामूल की ग़िज़ा लेने लगें, तो आपका फ़ाक़े करने वाला जिस्म फ़ौरन अपने ज़ख़ीरे से खोई हुई तवानाई फ़ौरन पूरी करेगा और आप फिर से वैसे ही हो जाएँगे जैसे कि डाइटिंग से पहले थे। डाइटिंग का एक नुकसान ये भी है कि जिस्म की फुर्ती, एक्टिव होना ख़त्म हो जाता है। डाइटिंग करने वाले अफ़राद ज़्यादा देर तक सोने की कोशिश करते हैं और जिस काम में थोड़ी मेहनत तलब हो, इससे कतराते हैं और बैठकर या लेटकर वक़्त गुज़ारना ज़्यादा पसंद करते हैं। डाइटिंग करने वाले अफ़राद को मंदरजा झेल बातों पर अमल करना चाहिए। एक दफ़ा वज़न में मतलूबा कमी के बाद चर्बी बढ़ाने वाली अशिया और खुराक से दूर रहें। वर्जिश का सिलसिला जारी रखें। डाइटिंग के बाद पैदा होने वाली शदीद भूख ताज़ा सब्जियों और फलों के ज़रिए दूर करें। अगर हम मतवाज़न और सही ग़िज़ा खाएँ तो दिमाग को अमीनो एसिड हासिल होते हैं जो सेरोटोनिन पैदा करने में मददगार साबित होते हैं। डॉक्टर क्योटिट के मुताबिक अहम नुकता ये है कि ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट की इक़साम और मिक़दार का ख़याल रखा जाए। चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो सुस्ती पैदा करती हैं और असाब पर बुरे असरात पड़ते हैं। इसलिए हमें मकई, चावल, गेहूँ, जवार और बाजरा वाफ़र मिक़दार में लेने चाहिए। हरी सब्जियाँ, दालें, मछली, अंडे हमें प्रोटीन मुहैया करते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन दूध से बनी हुई अशिया यानी दही, लस्सी, खोया और पनीर वगैरह से भी हासिल होती है। वाज़ेह रहे कि मक्खन, घी और बनास्पति तेल और गाय का गोश्त विटामिन ए, डी पैदा करने के बाइस हैं। इनका मुकर्ररा हद से ज़्यादा इस्तेमाल मोटापा और दूसरी बीमारियों का बाइस बनता है। हमें चाहिए कि गोश्त के मुतबादल मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मछली में ना जमने वाली चिकनाई यानी तेल होता है, बल्कि बाज़ मछलियों के तेल में एक मुफीद जुज़ होता है जिसे ओमेगा 3 कहते हैं। ये कल्ब दोस्त चिकनाई है। इससे खून में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार कम हो जाती है। अच्छी सेहत के लिए कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार कम करना बहुत ज़रूरी है। गाय, भैंस और बकरी और मुर्गी के गोश्त के इस्तेमाल की कसरत कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार में इज़ाफ़े का सबब बनती है। इससे शरियानों की तंगी और कल्ब की तकलीफ़ जन्म लेती हैं। हमें कैल्शियम भी वाफ़र मिक़दार में लेनी चाहिए। कैल्शियम उज़लात की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ग़िज़ा से इसकी वाफ़र मिक़दार हासिल करना बेहद ज़रूरी है। नाश्ते से क़बल हमें सब्ज़ियाँ और फलों के रस का एक गिलास पीना बहुत फ़ायदेमंद है। इन सब्जियों और फलों के रस में हरे पत्ते वाली सब्जियां, सेब, अंगूर, नारंगी और ग्रेप फ्रूट शामिल हैं। और अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो ग्रीन टी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप मुख्तसर रोज़ाना 2 फल ज़रूर खाइए। गोश्त के बजाय मछली हफ्ते में 2 या 3 मरतबा खाएं। रोज़ाना 1 से ज़्यादा तली हुई चीज़ ना खाइए। केक और मिठाई वगैरह हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा खाइए।
اگر وزن زیادہ ہو تو انہیں بالکل ہی ہاتھ نہ لگائیں۔ کیلشیم کے علاوہ روزانہ 2 گلاس بغیر ملائی کا دودھ یا اتنا ہی دہی کھائیے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔